एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी। मैं धीरेन्द्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का जो टॉपिक है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, वो स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन ये जो वीडियो बनाया जा रहा है स्पेशली स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट के लिए जो 2021 में बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 के 2021 में बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं सबको ये वीडियो शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इसको 3 नाम से जाना जाता है। एक तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आप लोगों ने देख ही लिया है, दूसरा इसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, तीसरा इसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही नाम दिया गया है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, तो यही याद रखिएगा। ओके, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया। 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना, जो 2 पर्सन ने इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। एक पर्सन को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जो इंडिया के 3 टाइम्स एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दूसरा जो नाम है, उस टाइम ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एक तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, दोनों ने मिलकर इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम 1991 के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इंट्रोड्यूस किया। ओके स्टूडेंट, आपके सिलेबस में ये 3 एलिमेंट्स इसके हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 3 एलिमेंट्स है। वही उसी के आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं। 3 एलिमेंट्स है, एक तो है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इन शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। एलपीजी जो गैस सिलेंडर आता है उससे आप इसको रिलेट करेंगे। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा 3 एलिमेंट्स, इसी को हमको पढ़ने हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में, इस पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पॉलिसी 1991, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई 1991 में, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो क्या 1950 से लेकर 1990 के बीच में कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं? बनाई थी, लेकिन 1950 से लेकर 1990 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी, उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत थे। उसकी वजह से हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए था, उस हिसाब से हमारा ग्रोथ नहीं हो पाया। इसीलिए 1991 में उन गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस लाना पड़ा। जो चेंजेस लाए गए उसी का नाम दिया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो ये कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से पॉलिसी में चेंज लाना पड़ा, कौन से रीजन थे, वो हमको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, क्यों ये पॉलिसी में चेंज लाना पड़ा, कौन से फैक्टर थे? ओके, पहला है फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इसका मतलब देखो, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि बाहर की कंट्री का जो करेंसी है हमारे आरबीआई के पास जो रहता है उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 1950 से लेकर 1990 के बीच में ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो बहुत ही डाउन हुआ था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की ना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे रिजर्व कैसे इंक्रीज होता है, पहले वो समझ लो कि जैसे कोई बाहर से टूरिज्म में अगर इंडिया में आता है, जैसे भी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, फिर स्वच्छ भारत, इसके तहत क्या किया जा रहा है, टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ेगा? अगर बाहर के लोग अगर ताजमहल देखने के लिए आएंगे तो डॉलर लेकर आएंगे, और वो डॉलर किसको देंगे? आरबीआई को देंगे। आरबीआई उनको रुपीज देगा, वो जाके यहाँ खर्च करेंगे। तो हमारे पास डॉलर आया ना, वो रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो बाहर से जितना टूरिज्म आएगा उतना हमारा रिजर्व इंक्रीज होगा। जितना बाहर से कंपनियां आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो रिजर्व बढ़ेगा।
लेकिन वो टाइम में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि अगर आपको टूरिज्म के लिए इंडिया में आना है तो बहुत परमिशन, 4-5 तरीके से परमिशन लेना पड़ता। फिर अगर कोई बाहर की कंपनी को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो लाइसेंस लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, नॉन पॉल्यूशन लाइसेंस लो, इस तरह के 50-60 फॉर्मेट थे, जिसकी वजह से वो गिव अप कर देती और दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देती थी। यही रीजन था कि हमारा जो रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बहुत ही कम था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन की वजह से कोई आता ही नहीं था बाहर का यहाँ पे और रिजर्व बढ़ता ही नहीं था। दूसरा ये भी रीजन था ये कम होने का कि जो हम क्या थे कि डेवलपिंग कंट्री थे। डेवलपिंग कंट्री होने के कारण हमें क्या करना पड़ता था कि हमें कुछ आता तो था नहीं, तो टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजी। अगर हम बाहर से डेवलप कंट्री से मंगाते तो उनको पेमेंट तो देना पड़ेगा ना, तो पेमेंट हम रुपीस में तो देंगे नहीं, तो डॉलर में ही देंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ यूएस से मंगा रहा हूँ तो उनको क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा ना। तो डॉलर दूंगा तो हमारा रिजर्व में से ही जाएगा ना डॉलर, तो हमारा रिजर्व भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो याद रखना कैसे कम हो रहा है, दो रीजन, एक तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से बाहर से कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ नहीं रही हैं, इसीलिए रिजर्व बढ़ नहीं रहा है। दूसरी तरफ से हम डेवलपिंग कंट्री होने के कारण वहां से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए ये रिजर्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या दूसरा क्या है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पहले वो आपको समझ लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, अकाउंट तैयार करती है, जिस अकाउंट में लिखा जाता है कि साल या एक पर्टिकुलर ईयर में, समझ लो एक पर्टिकुलर ईयर में कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, और ईयर के एंड में चेक किया जाता है कि हमने क्या किया, जो घाटा हुआ है देश को कि सरप्लस हुआ है, मतलब उसे बोलते हैं डेफिसिट। और अगर घाटा हुआ रहता है कंट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से तो उसे डेफिसिट लिखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अगर फायदा हुआ रहता है तो उसे हम सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में जैसे मान लो कि मैंने बाहर से कुछ इंपोर्ट कराया तो मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए मैंने पेमेंट दिया, तो 5 लाख रुपए यहाँ पे मैंने लिख दिया। और अगर एक्सपोर्ट यानी बाहर वाले यहाँ से मंगाए तो वो पेमेंट देंगे, तो 10 लाख रुपए मैंने इस साइड लिख दिया। इस तरह से मैं करके देख रहा हूँ कि मैंने इंपोर्ट 10 लाख का किया और एक्सपोर्ट मेरा हुआ सिर्फ 2 लाख का, यानी इंपोर्ट माल मैंने ज्यादा मंगाया है तो 10 लाख का पेमेंट गया है, और यहाँ से लोग खरीदे कितने, सिर्फ 2 लाख का, यानी हम लोग 8 लाख रुपया हमारा लॉस में गया है, यानी ज्यादा गया है। इसे बोलते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उस टाइम क्या था कि हम डेवलपिंग कंट्री होने के कारण हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, और यही एक रीजन है जिसके कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट पाया गया। फिर तीसरा जो टॉपिक है, फेलियर इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को मैंने समझाया था कि भाई पब्लिक सेक्टर को काम मत दो, क्योंकि ये बहुत ही लापरवाह होते हैं, और आज भी आप जानते हो पब्लिक सेक्टर जो एक दिन का काम होता है वो 10 दिन में करके देते हैं। प्राइवेट सेक्टर के होने के कारण कंपटीशन बढ़ता है, जिससे काम तेजी से होता है और जो हमारा टारगेट रहता है वो अचीव हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम में यही गलती की कि मोस्टली जो वर्क था वो किसको प्रोवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर को। ये भी एक रीजन था जो हमारा हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। फिर तीसरा है हाई बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेवलपिंग कंट्री होने के कारण हम अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये करेंगे, ये प्लान करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रेवेन्यू तो है ही नहीं। तो ऐसे में उसे आरबीआई या वर्ल्ड बैंक से क्या करना पड़ता है, बोरोइंग, पैसा लेना पड़ा गवर्नमेंट को। तो उस टाइम क्या हो गया था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग कर ली थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस भी हुआ है। फिर उसके बाद प्राइस राइज इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, पब्लिक सेक्टर को वर्क दे रहे हो, तो जितनी डिमांड है उतनी तो सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 10 डिमांड है, एक मार्कर है पर्टिकुलर 10 रुपए का है, 10 रुपए का मार्कर है, उसको खरीदने वाले मांग कितने ले रहे हैं, 100 उसकी डिमांड है, लेकिन सप्लाई कितनी है, सिर्फ 10 है। उसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज। तो 100 लोग हैं और सिर्फ 10 प्राइस है, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ये जो है मार्कर मुझे प्रोवाइड करो, बदले में अगर आप 10 रुपए की जगह 20 रुपए लेते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, ये खुद ही क्या कर रहे हैं, ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस राइज होने ही वाला है, इन्फ्लेशन आने ही वाला है। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो इसमें याद रखना किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके 3 एलिमेंट्स और इसके कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो तीनों एलिमेंट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पढ़ेंगे, यही आपके सिलेबस में है। ओके।